दोस्तों, ललिता जब भी सुबह उठती तो पूरे कमरे में उसके कपड़े बिखरे पड़े रहते। ललिता को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। अब वो अपनी चादर लपेटती, चादर लपेटने के बाद वो फ्रेश होने चले जाती, चाय पी रही होती है, लेकिन उसके मन में बार बार ये सवाल घेर कर रहा होता है कि आखिर पूरे कमरे में उसके कपड़े कैसे बिखर जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके साथ रात में ऐसा क्या होता है कि जब वो सुबह उठती है तो पूरे कमरे में बिखरे पड़े रहते हैं। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इधर उसकी मम्मी ललिता को आवाज दे रही होती है। ललिता दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है। उसकी मम्मी कहती है कि ललिता, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है। जब ललिता घड़ी की ओर देखती है तो 9:30 हो रहा होता है। अब ऐसे में वो फटाक से रेडी होती है और तैयार होने के बाद वो अपने कॉलेज चली जाती है। पूरा दिन वो पढ़ाई करती है, लेकिन बार बार उसके मन में वही सवाल आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है कि जब वो सुबह उठती है तो पूरे कमरे में कपड़े बिखरे रहते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। ललिता, जिसका पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, वो कई बार अपनी मम्मी से कहती है, लेकिन उसकी मम्मी इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है और वो कहती है कि देखो ललिता, तुम्हें पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा पढ़ाई में मन कम लग रहा है, इन फालतू चीज़ों पर ज़्यादा ही तुम्हारा कुछ मन लगता है। अब ललिता, जिसे लगता है कि हो सकता है कि ये उसका वहम, इसलिए वो अपनी माँ की कही हुई बातों पर अमल करती है और उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। सरिता के जीवन में भी खुशियाँ आती हैं, क्योंकि सरिता के कॉलेज में एक पढ़ने वाला लड़का मोहन सरिता से दोस्ती करना चाहता है। मोहन सरिता से दोस्ती करता है। धीरे धीरे सरिता और मोहन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो सरिता मोहन से भी वो सब कुछ बताती है। मोहन जैसे विश्वास नहीं होता है। मोहन कहता है कि क्या तुम बहुत खूबसूरत हो कि तुम पर किसी जिन्न का साया है या किसी भूत प्रेत का साया है जो तुम्हारे साथ ऐसा करता है और फिर तुम्हारे कपड़े बिखर जाते हैं। अब सरिता हंसने लगती कि नहीं, हम इतने तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन तुमसे ज्यादा ही अच्छे लगते हैं हम दिखने में। मोहन कहता है देखो सरिता, हम केवल तुमसे प्यार करते हैं, ना कि तुम्हारे चेहरे से प्यार करते हैं। सरिता कहती है कि देखिए, हम जानते हैं मोहन कि आप केवल हमसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप हमसे शादी कर लेंगे? क्या आप हमसे शादी करेंगे? मोहन कहता है कि देखो सरिता, अगर तुम्हारे माता पिता तैयार होंगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। ललिता मोहन से कहती है कि ठीक है, हम देखते हैं कि आप में कितना गट्स है। इसके बाद ललिता हंसने लगती है और हंसते हुए अपने घर चले आती है। ललिता के जीवन में तो यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन ललिता जब अपने घर आती है, रात होती है, वो रात को खाना खा करके सो जाती है। जब सुबह उठती है तो कुछ ऐसा देखती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। पता नहीं उसके कमरे में पूरे कपड़े उसके कैसे बिखरे पड़े रहते हैं। सरिता अपने कपड़ों को समेटती है, चादर लपेटती है, फिर फ्रेश होने चली जाती है। अब सरिता के साथ ये रोज का हो गया था। सरिता मन बना लेती है कि वो सच्चाई जान करके रहेगी। अब ऐसी एक रात सरिता सोने का नाटक करती है। जब रात का 1 से 1:30 बजता है, सरिता अपने कमरे का बल्ब बुझा देती है। अब पूरे कमरे में घोर अंधेरा रहता है। इसके बाद सरिता को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। सरिता अपनी आंखें तेजी से मूंद लेती है ताकि उस व्यक्ति को ये न लगे कि सरिता जाग रही है। सरिता खर्राटे लेने लगती है। अब वो व्यक्ति सरिता के पास आता है और फिर सरिता के साथ वो सब कुछ करने लगता है जो कि एक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ करते हैं। सरिता शुरू में तो उसे बहुत अजीब लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बाद में उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, मजा आने लगता है। इसके बाद सरिता पूरी रात इंजॉय करती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती सरिता गहरी नींद में चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर रात में कौन आता है और उसके साथ वो सब कुछ करता है, क्योंकि कमरे में बहुत अंधेरा रहता है। सरिता को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सरिता कॉलेज जाती है, लेकिन आज उसके चेहरे पर हंसी रहती है, खुशी रहती है। जैसे उसका बॉयफ्रेंड मोहन सरिता को हंसते हुए देखता है तो वो सरिता से पूछता है कि क्या बात है सरिता, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक क्यों है? सरिता कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गलतफहमी हो रही होगी। मोहन कहता है कि तुम सामने से हंस रही हो और बोल रही हो कि हमें गलतफहमी हो रही है। आखिर ऐसा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वैसे भी तुम पहले से कहीं ज्यादा मोटी हो गई हो। क्या तुम किसी के साथ वो सब कुछ करती हो? पहले तुम बहुत दुबली पतली थी, लेकिन अब 1-2 महीने से तुम काफी ज्यादा मोटी हो गई हो, फैल गई हो। सरिता अपने बॉयफ्रेंड मोहन से बहाना करती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले से ही ऐसी थी, मैं तो इतनी ही मोटी थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मोहन कहीं ना कहीं उसे ये शंका हो रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड सरिता उसे धोखा दे रही है। इसलिए वो सरिता पर दबाव बनाता और कहता है कि देखो सरिता, कोई भी कुमारी लड़की इतनी ज्यादा फैली नहीं होती है, मोटी नहीं होती। जरूर तुम वो सब कुछ कर रही होगी, इसलिए तुम इतनी ज्यादा मोटी हो और फैल गई हो। लेकिन सरिता बार बार अपने बॉयफ्रेंड को नकार रही होती है। अब बॉयफ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे।
वो सरिता से कहता है कि ठीक है, आज के बाद तुम पूरी रात हमसे बात करोगी। सरिता कहती है कि ठीक है, हम तुमसे पूरी रात बात करने को तैयार हैं। इसके बाद मोहन सरिता को फोन लगाता है और वो पूरी रात उससे बात कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही रात का 1 से 1:30 बजता है, सरिता अपने बॉयफ्रेंड का फोन काट देती है और नंबर स्विच ऑफ कर देती है, क्योंकि अब कमरे में उस व्यक्ति के आने का समय हो गया था जो कि सरिता के साथ स्वर्ग की सैर पर हर रात निकल जाता था। अब सरिता बेसब्री से उस व्यक्ति के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन पूरी रात खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति सरिता के कमरे में नहीं आता है। सुबह होती है, सरिता खुद को बहुत भारी महसूस कर रही होती है। किसी तरीके से वो भारी मन लिए फ्रेश होती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। सरिता का बॉयफ्रेंड मोहन सरिता पर भड़क उठता है और वो सरिता से कहता है कि तुमने नंबर क्यों स्विच ऑफ किया था, इसका मतलब तुम किसी के साथ वो सब कुछ कर रही हो। सरिता कहती है कि नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मोहन सरिता से कहता है कि ठीक है, अगर मुझे गलतफहमी ही हो रही तो तुम ये बताओ कि तुमने नंबर क्यों स्विच ऑफ किया था। सरिता कहती है कि देखो मैम, तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, हम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद सरिता मोहन से ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन मोहन जो कि सरिता से सच्चा प्यार करता है, वो सरिता को धमकाने लगता है। कहता है कि देखो सरिता, अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी, नंबर स्विच ऑफ करोगे, तो फिर हम तुम्हारे माता पिता से पूरी बात बता देंगे। जब सरिता ये सुनती है तो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि सरिता के माता पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर सरिता के माता पिता तक ये बात पहुंच जाती है तो सरिता के मम्मी पापा उसका कॉलेज जाना और उसकी पढ़ाई बंद करवा देते, इसलिए सरिता बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड मोहन से कहती है, देखिए मोहन, रात में हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा एक ही कमरे में सोते हैं। जब मोहन ये सुनता है तो कहता है कि भला ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो अपनी बेटी के कमरे में सोते होंगे। सरिता कहती है कि अगर आपको यकीन नहीं होगा तो हम आपको वीडियो कॉल पर दिखा देंगे। इसके बाद सरिता जैसे ही घर जाती है, वो अपने मम्मी पापा के कमरे में जाती है और वहां से मोहन को वीडियो कॉल करके दिखा देती है। मोहन देखता है कि हाँ, सरिता के मम्मी पापा भी एक ही कमरे में है और सरिता भी उन्हीं के कमरे में सो रही। इसके बाद सरिता अपने कमरे में आकर के आराम से सो जाती है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। इधर मोहन को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सरिता बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड की बातों पर विश्वास कर लेता है। इधर मोहन भी आराम से चैन से सो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड जो कि रात में स्वर्ग की सैर पर निकल जाती है। अब सरिता इंतजार कर रही होती है कि वो व्यक्ति आएगा और रात के अंधेरे में सरिता के साथ वो सब कुछ करेगा जो कि सरिता चाह रही। लेकिन ऐसे ही दूसरा दिन भी निकल जाता है, वो व्यक्ति सरिता के कमरे में नहीं आता है। अब सरिता हैरान परेशान कि आखिर वो व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है जो सरिता के साथ रात में वो सब कुछ करता था। सरिता काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। वो किसी तरीके से कॉलेज जाती है उदास मन लिए। मोहन जब सरिता को देखता है तो पूछता है कि क्या बात है सरिता, आप इतनी परेशान क्यों। सरिता कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। अब वो मोहन से बहाना करती है, लेकिन मोहन सरिता को कॉलेज के छत पर लेकर के जाता है। अब जैसे ही वो सरिता को टच करने लगता है तो सरिता जो 2 दिनों से उस व्यक्ति के आने का इंतजार कर रही होती है, सरिता अपना आपा खो देती है और वो तरह तरह की आवाज निकालने लगती है। मोहन जी से समझ में आ जाता है कि आखिर सरिता उससे क्या चाह रही है। फिर सरिता 2 दिनों से वो सब कुछ की नहीं रहती, वरना तो सरिता के साथ हर रात वो सब कुछ हो रहा था। 2 दिनों में वो इतनी ज्यादा व्याकुल हो जाती है, इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि जैसे ही मोहन उसके साथ वो सब कुछ करने लगता है, सरिता बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। वो अजीब अजीब आवाज निकाल रही होती है। उसकी आवाज से मोहन और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और फिर वो सरिता के साथ कई घंटे तक वो सब कुछ करता है। अब दोनों स्वर्ग की सैर कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही कई घंटे हो जाते हैं, सरिता और मोहन दोनों ही पसीने से भीग जाते हैं। सरिता चैन की सांस लेती है और वहीं जमीन पर लेट जाती है। मोहन सरिता को टकटकी लगाए देखता रहता है, वो उसके बगल में ही बैठा रहता है। अब इसके बाद जैसे ही अंधेरा होने वाला होता है, दोनों नीचे आते हैं और वो दोनों अपने अपने घर की ओर निकल आते हैं। सरिता जो बहुत ज्यादा खुश रहती है, लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने घर आती है, कमरे का बल्ब बुझा देती है और रात में उस व्यक्ति के आने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि सरिता जिसे इन सब चीजों की अब लत लग जाती है। अब उसका मन ही नहीं भरता है, चाहे वो जितना भी कर ले। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है, लेकिन आज भी वो व्यक्ति नहीं आता है। सरिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। वो सुबह कॉलेज जाती है किसी तरीके से भारी मन लिए, लेकिन जब वो कॉलेज जाती है देखती है कि कहीं भी मोहन दिखाई नहीं दे रहा है। वो कॉलेज में सबसे पूछती है कि मोहन कहाँ है। सभी लोग कहते हैं कि मोहन आज कॉलेज नहीं आया। सरिता मोहन के नंबर पर फोन लगाती है, लेकिन मोहन का नंबर स्विच ऑफ होता है। अब सरिता का मन कॉलेज में नहीं लगता है। वो किसी तरीके से शाम का इंतजार करती, जैसी छुट्टी होती है वो अपने कॉलेज से घर आती है। बार बार लगातार वो मोहन को फोन लगा रही होती है, लेकिन मोहन सरिता का फोन नहीं उठाता है, क्योंकि उसका नंबर स्विच ऑफ रहता है, नॉट रीचेबल बता रहा होता है। अब सरिता को कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। ऐसे 3 से 4 दिन हो जाता है, लेकिन मोहन ना तो कॉलेज आता है, ना ही उसके नंबर पर फोन लग रहा
होता है। अब सरिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इधर वो व्यक्ति भी सरिता के कमरे में नहीं आता है जिसके साथ सरिता हरा स्वर्ग की सैर पर जा रही होती है। अब सरिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। तभी उसका बॉयफ्रेंड मोहन कॉलेज में आता है। अब जैसे ही सरिता अपने बॉयफ्रेंड को कॉलेज में देखती है तो उससे लिपट जाती है और रोने लगती है। कहती है कि मोहन आप कहाँ चले गए थे, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, हमने आपको कितना मिस किया है। मोहन सरिता से कहता है कि आप हमसे इतना प्यार करती हैं। अरे हम तो गाँव चले गए थे क्योंकि हमारे दादाजी जिनकी तबीयत खराब थी और आखिरकार उनका निधन हो गया। जब सरिता ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा अफसोस करती है। कहती है कि ठीक है मोहन, हमें अफसोस है कि आपके दादाजी का निधन हो गया, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं। इधर मोहन की आंखें भर आती क्योंकि मोहन के दादा मोहन को बहुत मानते थे। इसके बाद सरिता और मोहन दोनों घंटों बात करते हैं। वो कॉलेज नहीं जाते हैं बल्कि वो एक पार्क में बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। सरिता कहती है कि हमें तो लगा कि आपने हमारे साथ वो सब कुछ कर लिया इसलिए आप हमें छोड़ करके चले गए। मोहन कहता है कि अरे पागल, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है कि हमने पहले ही तुम्हें कहा कि हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। इसके बाद सरिता और मोहन के बीच वो सब कुछ होने लगता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरों में करते हैं। सरिता जिसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, चमक आ जाती है, वो अपने घर आती है। जैसे ही वो घर आती है, खाना खाती है, काम काज करती है, रात होती है। सरिता चादर ओढ़े खराटे लेकर के सो रही होती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, लेकिन सरिता जो गहरी नींद में रहती है वो उसे नजरअंदाज कर देती है। सरिता को लगता है कि ये उसका वहम होगा, लेकिन जैसे सरिता को किसी के स्पर्श की आहट मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपनी चादर हटा करके देखती है तो उसे नज़र आता है कि वो वही व्यक्ति है कि जो कि हर रात सरिता के साथ वो सब कुछ कर रहा होता है। और जब इतने दिन बाद वो व्यक्ति सरिता के पास आता है तो सरिता ये ठान लेती है कि वो पता करके रहेगी कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। इससे पहले कि सरिता उठ पाती, बल जला पाती, वो व्यक्ति सरिता के साथ वो सब कुछ करने लगता है और सरिता जो सब कुछ भूल जाती है और फिर एंजॉय करने लगती है। अब सरिता का ये रोज का हो गया। सरिता रोज चादर ओढ़ करके सोती, वो व्यक्ति सरिता के पास आता और सरिता के साथ वो सब कुछ करने लगता, लेकिन सरिता को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो व्यक्ति है। अब ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, लेकिन हर रात वो व्यक्ति आता सरिता के कमरे में और सरिता के साथ वो सब कुछ करने लगता। अब सरिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। जान अब सरिता का ये रोज का हो गया। तो वो व्यक्ति सरिता के कमरे में आता और हर रात सरिता के साथ वो सब कुछ करता। जैसे ही सुबह होती वो वहां से चला जाता। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन सरिता जो कि पेट से हो जाती है। अब जैसे ही वो पेट से हो जाती है तो उसका कॉलेज जाना भी बंद हो जाता है, क्योंकि सरिता की माँ, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनकी बेटी का पेट इतना कैसे निकल रहा है, वो अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा क्या तुम कुछ गलत कर रही हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस हमें थोड़ा गैस बन रही है, इस वजह से हमारा पेट फूल गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सरिता की मम्मी, जिन्हें अपनी बेटी पर कुछ शंका होती है, इसलिए वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं। जब वहाँ पर महिला डॉक्टर सरिता की चेकअप करती है, जैसी रिपोर्ट आती है तो सरिता की माँ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सरिता पेट से रहती है। अब सरिता की माँ सरिता को घर लेकर के आती है और उससे पूछ रही होती है, तुमने किसके साथ ये सब कुछ किया है जिसका फल तुम्हारे पेट में पल रहा है। सरिता कहती है कि नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस हमारी गैस बन रही है। इसके बाद वो गैस छोड़ देती है। बदबू के मारे सरिता की माँ वहां से चली जाती है। जब भी उसकी मम्मी सरिता से ये सब पूछती तो सरिता गैस छोड़ देती। उसकी मम्मी को भी कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि सरिता ये कहती कि ये जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है। अब ऐसे में सरिता की मम्मी कंफ्यूज हो जाती है कि वो करे तो क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन एक दिन सरिता के पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है। सरिता की मम्मी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं तो सरिता का वहाँ इलाज चल रहा होता है। कुछ ही देर बाद सरिता एक हर्षुट बेटे को जन्म देती है। अब एक कुंवारी लड़की जब एक बेटे को जन्म दे देती है तो सरिता की माँ को कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। इसलिए वो डॉक्टर से कहती है कि देखिए डॉक्टर साहब, इसके बेटे को तो हम घर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी बेटी अभी शादीशुदा नहीं। ऐसे में हम समाज को क्या जवाब देंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपकी बेटी के बेटे को अनाथ आश्रम भिजवा देंगे। होता भी वैसे ही, वो लोग सरिता के बेटे को अनाथ आश्रम भिजवा देते हैं। लेकिन सरिता की माँ को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जो बेटा है वो किसका है। इसलिए वो सरिता से बार बार पूछ रही होती है, लेकिन सरिता अपने माँ का सवालों का कोई जवाब नहीं देती है। माँ के बहुत पूछने पर सरिता टूट जाती है और रोने लगती है। रोते हुए अपनी माँ से बताती है कि हमारे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम मोहन है। पहले हमारी उससे दोस्ती हो जाती है, धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल जाती है और प्यार से कब
हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो जाता है, हमें नहीं पता चलता है और ये बेटा उसी का है। जैसे ही सरिता की मम्मी को ये पता चलता है तो वो मोहन के घर जाती हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन मोहन के परिवार वाले शादी से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि जो बेटा है वो हमारे ही बेटे का है। सरिता की मम्मी कहती है कि ठीक है, हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। बाद वो सरिता के बेटे का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट आती है सरिता की मम्मी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो डीएनए रिपोर्ट मोहन से मैच नहीं कर रही होती है। अब सरिता की मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। जब ये बेटा मोहन का नहीं तो फिर किसका है। वो सरिता से पूछती है कि ये बेटा तो मोहन का नहीं है तो फिर आखिर तुम किसके साथ ये सब कुछ कर रही थी। सरिता कहती है कि मम्मी हम सिर्फ मोहन के साथ ही वो सब कुछ कर रहे थे। सरिता की मम्मी कहती है कि नहीं, लेकिन रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि वो बेटा मोहन का नहीं। अब सरिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, कहे तो क्या करेगी। इसलिए वो अपनी मम्मी को पूरी बात बता देती है और कहती है कि मम्मी जब हम कमरे में चादर तान के सो रहे होते हैं बल्ब बुझा करके तो कमरे में एक आदमी आता है और वो मेरे साथ वो सब कुछ करता है। जैसे ही सरिता की मम्मी ये सुनती हैं तो उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुमने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। बाद वो अपनी बेटी सरिता से कहती है कि ठीक है, क्या वो व्यक्ति आज रात भी आएगा। सरिता कहती है कि हाँ मम्मी, वो तो हर रात आते हैं तो आज रात भी हो सकता है कि वो आए। इसके बाद सरिता की मम्मी कहती है कि ठीक है, हम बेड के नीचे सो जा रहे हैं लाइट लेकर के, टार्च लेकर के। जैसे वो व्यक्ति आएगा तो हम टार्च जला लेंगे, ऐसे में पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कौन है जो हर रात तुम्हारे कमरे में आता है और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करता है और ये बेटा किसका है। इसके बाद होता वैसे ही। पूरे प्लान के मुताबिक सरिता बेड पर चादर तान करके सो जाती है। कमरे में घोर अंधेरा रहता है। सरिता की मम्मी जो कि बेड के नीचे छुप जाती है टार्च लेकर के। जैसे ही रात का 1 से 1:30 बजता है कमरे में वो व्यक्ति आता है और सरिता के साथ वो सब कुछ करने लगता है। वो दोनों सर की सैर पर निकले ही होते हैं तभी सरिता की मम्मी टार्च जला करके बेड के नीचे से निकल जाती है। सरिता और वो व्यक्ति दोनों घबरा जाते हैं। इससे पहले कि वो व्यक्ति भाग पाता सरिता की मम्मी टार्च जला देती है। जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे पर टार्च की रोशनी पड़ती है तो सरिता की मम्मी के हाथों से टार्च छूट करके गिर जाता है, क्योंकि वो आदमी वो व्यक्ति कोई और नहीं रहता है बल्कि वो सरिता के सौतेले पापा सुरेंद्र रहते हैं। अब जैसे ही सरिता की मम्मी अपने पति सुरेंद्र को देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करें। इसके बाद सरिता जल्दी से कमरे का बल्ब जला देती है और वो अपने सौतेले पापा से कहती है कि हमें आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो आप ही थी जो हर रात हमारे कमरे में आते थे और हमारे साथ वो सब कुछ करते थे। इधर सरिता के सौतेले पापा सुरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं रहता है कि वो अपने सौतेली बेटे को क्या जवाब दे। इधर सरिता की मम्मी भी अपने पति पर काफी ज्यादा बरस पड़ती है। वो कहती है कि हमारे पति ने हमें तलाक दे दिया था, आपसे हमारी अच्छी दोस्ती थी, हमें लगा कि जब हम आपसे शादी कर लेंगे तो आप हमारे बेटा और बेटे की अच्छे से देख रेख करेंगे, लेकिन आप तो हमारी ही बेटी पर बुरी नज़र बनाए रखे थे और हर रात आप मेरी बेटी के साथ वो सब कुछ कर रहे थे। भले ही आप हमारी बेटी के सौतेले पिता है तो क्या हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सरिता अपने सौतेले पिता सुरेंद्र पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। वो थाने फ़ोन करती है, पुलिस वाले आते हैं और सरिता के सौतेले पिता को थाने ले जाते हैं। वहाँ उनसे पूछताछ होती है। पूछताछ में सरिता के सौतेले पिता सुरेंद्र दोषी पाए जाते हैं। पुलिस वाले संगीन धाराओं के अंतर्गत सरिता के सौतेले पिता पर कार्रवाई करते हैं। उन्हें 8 सालों की सजा हो जाती है। इसके बाद सरिता को कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो अपने सगे पिता के पास फोन करती है, पूरी बात बता देती है। जैसे ही सरिता के सगे पिता ये बात सुनते हैं तो वो फौरन सरिता के घर पहुंचते हैं। सरिता और उसके भाई बहनों को तो वो अपना लेते हैं, लेकिन पत्नी को वो रखने से साफ मना कर देते हैं। सरिता अपने सगे पिता को काफी समझाती और कहती कि देखिए पापा, आपने मम्मी को तलाक दे दिया था, इस वजह से हमारे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन अगर आप मम्मी को भी अपना लेंगे तो फिर से हमारा एक हंसता खेलता परिवार होगा। सरिता के बहुत कहने पर उसके सगे पिता अपनी पत्नी को अपना लेते हैं। अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। इधर सरिता के सौतेले पिता सुरेंद्र जेल में अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, श्रीकाल, नमस्कार।